ये पेपर रिसेंटली अभी हुआ है लखनऊ डिवीज़न में, और किसी ने हमें फॉरवर्ड किया था, तो ये पेपर मैंने सोचा कि एक बार सॉल्व करके देखा जाए। बहुत सारी इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो थोड़े मेन स्ट्रीम से हट के क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा पेपर है। जिस भी लेवल का एग्ज़ाम लिया गया होगा और बेहतरीन है, मतलब अगर कोई इसको फॉलो करे तो एक अच्छा पेपर रेडी हो सकता है इससे, है ना। इसके जो क्वेश्चन के साथ में जो आंसर रिलीज़ हुए थे वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड थे, बट मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है कि इसको सॉल्व किया जाए, है ना। तो टोटल जो क्वेश्चन है इसमें वो ऑलमोस्ट 110 के आसपास हैं। एक एक करके हम लोग करते हैं आज जितना हो पाए। पहला ही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ स्टार्ट किया गया है वो एसएनआर से है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो और बैंडविड्थ के फॉर्मूला के ऊपर पूछा गया है कि अगर, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ पहले, बैंडविड्थ को ट्रिपल किया जाता है, यानी 3 गुना कर दिया जाए, और सिग्नल टू नॉइज रेशियो को सेम रखा जाए, तो चैनल कैपेसिटी क्या होगी, है ना। शैनन्स थ्योरम जो है तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, जहाँ पर एसएनआर को कांस्टेंट रखा जा रहा है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो को और बैंडविड्थ को ट्रिपल किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, मैंने पहले से थोड़ा निकाल के इसको रख लिया था रेफरेंस के लिए। ये फार्मूला आप लोग भी नोट कर लीजिए, इसके ऊपर में भी कभी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अब हम लोग एलटी की तरफ बढ़ रहे हैं, एंटीना थ्योरी की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये फार्मूला अब कहीं ना कहीं ज़्यादा रिलेवेंट है आज के सिनेरियो में, है ना, क्योंकि हम लोग बीम फॉर्मिंग एंटीनाज ज़्यादातर इस्तेमाल करने जा रहे हैं या करना शुरू कर दिया हमने एलटी में, और आगे चल के 5G 6G जो भी आएगा तो यही सारे फार्मूला वहाँ पे भी अप्लाई होंगे। हम लोग जो मीमो, मीसो, सीसो, सीमो जो पढ़ रहे थे एंटीना टाइप, उसमें यही फार्मूला कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। और इस बैंडविड्थ के ऊपर नंबर ऑफ़ यूजर्स और चैनल्स के ऊपर ये पूरा का पूरा सिनेरियो टिका हुआ है। तो ये है सी, मतलब कैपेसिटी है, बी बैंडविड्थ है, रेडियो चैनल बैंडविड्थ जो हर्ट्ज में रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये S/N जो है वह है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो को अगर हम कांस्टेंट रखें और बैंडविड्थ को ट्रिपल कर दें तो कैपेसिटी में क्या चेंजेस होंगे। तो सामने दिख रहा है कि अगर बैंडविड्थ को ट्रिपल करेंगे तो चैनल कैपेसिटी भी हमारी ट्रिपल हो जाएगी, है ना। तो ये सवाल इसी के संदर्भ में पूछा गया था। एसएनआर रिमेन्स सेम बट बैंडविड्थ्स ऑफ अ चैनल ट्रिपल्स। तो हमारा जो चैनल कैपेसिटी है वो 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो पेपर बहुत अच्छा लगा मुझे कि काफ़ी बेहतर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था, बट आंसर कुछ इसके डिस्प्यूटेड थे, इसलिए मैंने आंसर हटा लिया है। बिट रेट ऑफ डी चैनल इन ISDN PRI। तो PRI में हम लोगों ने पढ़ा है कि 30B + 1D + 1 OH होता है ना। तो यहाँ जो सवाल पूछा गया है वो डी चैनल के लिए पूछा गया है, यानी ये जो सिग्नलिंग डेटा चैनल है इसके संदर्भ में पूछा गया है कि वो कितने kbps का या mbps क्या उसका डेटा रेट होगा। तो हम लोगों ने पहले भी फार्मूला पढ़ ही रखा है, 30 × 64। यहाँ पे ऑल चैनल्स आर 64 kbps, तो 1 × 64, ठीक है। और ये पहले भी हम लोगों ने एक बार किसी न किसी पेपर में सॉल्व कर रखा है, ठीक है। और इक्विवेलेंट टू 2.048 Mbps। तो ये हमारा PRI स्टैंडर्ड कहता है ना। तो यहाँ पर आप सीधा देख पा रहे हो कि क्वेश्चन पूछना चाह रहा है बिट रेट ऑफ डी चैनल। तो डी चैनल का हमारा जो बिट रेट है वो 64 kbps है। तो ऑप्शन हो जाएगा
64 kbps ये वाला है ना, जो नेक्स्ट ऑप्शन है डी वो नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये बस फंडामेंटल इतना याद रखना है कि 30 बियरर चैनल होते हैं, एक सिग्नलिंग डाटा चैनल होता है, और वो PRI के केस में सभी 64 kbps के ही होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आइडियल वोल्टमीटर हैज डैश रेसिस्टेंस। तो आइडियल वोल्टमीटर के संदर्भ में कहा जाता है कि उसका इन्फिनाइट रेसिस्टेंस होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आइडियल वोल्टमीटर का, उसका आंसर होगा इन्फिनिटी रेसिस्टेंस। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन 24 फाइबर आर्मर्ड OFC से रिलेटेड है, उसमें कितने लूज ट्यूब्स होते हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 लूज ट्यूब्स एंड 4 फाइबर्स इन ईच लूज ट्यूब। ठीक है, ये आसान था क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा नया आपको मिलेगा, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। ये साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हम लोग कितने डीबी साउंड को थ्रेशोल्ड मानेंगे जब कानों में दर्द स्टार्ट होता है। थ्रेशोल्ड ऑफ पेन का मतलब होता है, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन देख के किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन किस संदर्भ में पूछा गया है, पर ये पेन का मतलब होता है, ये साउंड इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है कि कितने डीबी तक का साउंड हम सह सकते हैं और कितने डीबी के बाद जब साउंड का लेवल जब बढ़ेगा तो वो कानों में दर्द देना शुरू करेगा, है ना। तो फिलहाल इसको आप नोट्स में फॉलो कर सकते हैं, टेलीकॉम मैनुअल में दिया हुआ है। आई थिंक मैं एक बार सर्च करके देख लूँ, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, है ना। तो थ्रेशोल्ड ही लिख दूँ पहले। इसमें चलो कोई बात नहीं, इसमें नहीं है, बट मैंने पढ़ा है, आई थिंक टेलीकॉम हैंडबुक में या किसी में दिया हुआ है कि जो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है वो होता है 130 dB। ठीक है, 130 dB जो पावर लेवल जो होगा वो हमारे लिए थ्रेशोल्ड ऑफ पेन होगा, यानी वहाँ से दर्द होना शुरू हो जाएगा कानों में। और दूसरा इससे मिलता जुलता शब्द है, वो है थ्रेशोल्ड ऑफ डिस्कम्फर्ट। थ्रेशोल्ड ऑफ डिस्कम्फर्ट, है ना। तो ये शब्द याद रखिएगा। इसके केस में जो हमारा जो डीबी होगा वो 110 dB होगा। ये बहुत ही नया हमारे लिए क्वेश्चन था ये, बट बहुत अच्छा है, आप इसको थोड़ा याद रखिएगा, है ना। मैं नीचे कर देता हूँ इसको। थ्रेशोल्ड ऑफ डिस्कम्फर्ट 110 dB और थ्रेशोल्ड ऑफ पेन 130 dB। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा हमारे लिए ध्यान रखने की चीज़ है। तो देखो, इस तरीके का भी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब हम लोग सोचते हैं कि हमेशा मेन स्ट्रीम क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन खोद के निकाले गए हैं मैनुअल से, टेलीकॉम हैंडबुक या जो हमारे PA सिस्टम का जो पार्ट है उसके अंदर से ये क्वेश्चन है। अब इतना डिटेल कोई जाता नहीं है, बट यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिंदी का क्वेश्चन मिक्स है इसमें। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं। तो 9 धाराएं हैं, ठीक है, 9 अनुच्छेद 9 धाराएं। तो ये याद रखेंगे, हिंदी से संबंधित था। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर आर प्रोवाइडेड एट, ये क्वेश्चन पेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हम लोग केबल हट में कनेक्ट करते हैं, में प्रोवाइड करते हैं, और हर एक 17 मीटर पर हम लोग ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करेंगे 150 वोल्ट इंडक्शन को और आगे नहीं बढ़ने देने के लिए। तो मैक्सिमम जो हमारा जो क्राइटेरिया है कि 150 वोल्ट से ज़्यादा इंडक्शन नहीं होना चाहिए, तो उसमें हम लोग 8.75 वोल्ट पर किलोमीटर के हिसाब से जब डिवाइड करेंगे तो 17 किलोमीटर आता है, और 17 किलोमीटर के बाद हर केबल हट में आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड किया जा सकता है।
8 नंबर क्वेश्चन है इन CCO LTE कैन प्रोवाइड। तो LTE में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, 20 टेलीफोन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। LTE को हम लोग टेस्ट रूम में या कह सकते हैं कि कंट्रोल ऑफिस में ही जहाँ पर TRE लगता है वहीं पर हम लोग LTE इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसकी अलग से सप्लाई हम लोग -48 वोल्ट DC देते ही हैं। टेलीफोन पर कोई सप्लाई देने की ज़रूरत, मतलब टेलीफोन एंड पर कोई सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आगे है GSM 900 बैंड, है ना। GSM के 3 बैंड होते हैं, उसमें से जो 900 बैंड है जो अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, उसमें अपलिंक फ्रीक्वेंसी यानी मोबाइल स्टेशन टू बेस ट्रांसीवर स्टेशन क्या होगी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अपलिंक कम होती है, डाउनलिंक ज़्यादा होती है। एक VSAT को छोड़ करके ये जनरली हम लोग जितने भी अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज देखेंगे, अपलिंक हमेशा कम होगी, डाउनलिंक हमेशा ज़्यादा होगी। VSAT में उल्टा होता है, VSAT में अपलिंक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कम होती है, और वो गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में काम करता है। VSAT जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो गीगाहर्ट्ज में होता है। और नॉर्मली ये जो हम लोग सेलुलर टेक्नोलॉजी के लिए जब बात करते हैं, GSM हुआ, LTE है, GSMR है, तो इन सब में हम लोग मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहेगी, UHF रेंज की रहेगी। बट यहाँ पर अपलिंक फ्रीक्वेंसी कम होगी, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होगी, और VSAT में इसका उल्टा होता है। तो यहाँ GSM 900 बैंड में हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि 890 to 915 और 935 to 960 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड है। ये शॉर्टर फ्रीक्वेंसी जो है, छोटी फ्रीक्वेंसी अपलिंक के लिए, और जो लार्जर फ्रीक्वेंसी बैंड है वो है डाउनलिंक के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। OFC कम्युनिकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। स्नेल्स लॉ, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, ये तीनों सारे कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्नेल्स लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसके ऊपर हमारा ये OFC कम्युनिकेशन काम करता है। ये हो गया हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है इन 6 कॉर्ड केबल म्यूचुअल कैपेसिटेंस ऑफ अ पेयर इज। म्यूचुअल कैपेसिटेंस, ये क्वेश्चन अच्छा है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको टेलीकॉम हैंडबुक के थ्रू दिखाता हूँ। म्यूचुअल कैपेसिटेंस 2 जगह आपको जिक्र मिलेगा, एक PIZF पेयर्ड केबल में और 6 कॉर्ड केबल में। तो आप नोट करके रखिए, म्यूचुअल कैपेसिटेंस जब PIZF के केस में जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो उस टाइम में ये 50, मतलब ये डायमीटर अगर 0.63 mm डायमीटर कंडक्टर है PIZF का, तो उस केस में 50 नैनो फैराड पर किलोमीटर होता है ना। ये फिगर आपको थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजिंग है ना। 0.63 लिखा हुआ है बट PIZF है या पेट कॉर्ड है यानी 6 कॉर्ड है, तो दोनों में डिफरेंस है। म्यूचुअल कैपेसिटेंस 800 हर्ट्ज पर 50 नैनो फैराड है पर किलोमीटर। बट यही अगर आप 6 कॉर्ड में देखेंगे, मैं आपको 6 कॉर्ड में दिखाता हूँ। 6 कॉर्ड में देखो, 6 कॉर्ड यहाँ दिया हुआ है, 6 कॉर्ड और रेडियो स्पेसिफिकेशन नंबर TC30/2005 वर्जन 2। तो ये इसमें हमारा जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस ऑफ द पेयर है वो है 50 पिको फैराड पर किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस नोट करके रखिएगा। म्यूचुअल कैपेसिटेंस फॉर PIZF पेयर्स, है ना। PIZF पेयर्ड केबल के लिए म्यूचुअल जो कैपेसिटेंस है वो 50 नैनो फैराड है, लेकिन 6 कॉर्ड के केस में ये 50 पिको फैराड है। तो आई होप मैंने भी पहले थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि इस तरीके के जो भी टेबल दिए गए हैं, इन टेबल के ऊपर स्पेशली नज़र रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो हमने अभी तक फिल किया है कि टेबल के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। जितने भी टेलीकॉम हैंडबुक में टेबल दिए गए हैं, इन टेबल के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं।
पैरामीटर ओरिएंटेड चीज़ें। तो ये क्वेश्चन हमने 6 क्वाड केबल के संदर्भ में यहाँ पर देख रहे थे। 6 क्वाड केबल म्यूचुअल कैपेसिटेंस ऑफ अ पेयर इज 50 पिकोफैराड। नैनोफैराड होता है तो यहाँ पे 6 क्वाड की जगह पर PIZF होता है 0.63 mm का। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक हमने पहले पढ़ा है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन को हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक कहते हैं। और इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आएगा अभी पल्स कोड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, है ना। तो हमेशा एनालॉग को डिजिटल अगर हम लोग कन्वर्जन के लिए जनरली इस तरह के डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, PCM का। 13 नंबर क्वेश्चन LMT है, PA सिस्टम से रिलेटेड है। लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग किस मैचिंग मेथड में करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं। इस क्वेश्चन को वोल्टेज मैचिंग कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। इम्पीडेंस मैचिंग मेथड में LMT का इस्तेमाल नहीं होता है। LMT का इस्तेमाल हमेशा वोल्टेज मैचिंग मेथड में ही होता है ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के हिसाब से। आइसोट्रोपिक एंटीना, देखिए ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो आइसोट्रोपिक एंटीना होता है वो इक्वल पावर रेडिएट करता है ऑल डायरेक्शन में, है ना। तो आइसोट्रोपिक एंटीना रेडिएट्स इक्वल पावर इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट है। ऑल डायरेक्शन में जो एंटीना पावर इक्वल पावर रेडिएट करता है वो आइसोट्रोपिक एंटीना होता है। इसीलिए हम लोग एक तरह का पैरामीटर देखेंगे जो DBI बोलते हैं। ये DBI पावर लेवल को डिनोट करता है विथ रेफरेंस टू एनी आइसोट्रोपिक एंटीना, है ना। तो जब DBI लिखा हुआ देखें तो समझ जाएं कि ये किसी न किसी आइसोट्रोपिक एंटीना के रेफरेंस में ये पावर कंपैरिजन की गई है कि वो एंटीना, जो भी पर्टिकुलर कोई एंटीना है, वो एज कम्पेयर टू आइसोट्रोपिक एंटीना कितना पावर रेडिएट कर रहा है, DBI। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है विजुअल फाल्ट लोकेटर। विजुअल फाल्ट लोकेटर allows the user to visually detect a fiber fault for up to 5 kilometers, है ना। ये आप चाहें तो इसमें चेक कर सकते हैं। विजुअल फाल्ट लोकेटर के बारे में बहुत अच्छे अच्छे लाइन्स लिखे हुए हैं। विजुअल फाल्ट लिख के जब सर्च करोगे तो आपको सीधे उस पैराग्राफ पे आ जाएगा। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। विजुअल फाल्ट लोकेटर को हम लोग लेज़र फाल्ट लोकेटर भी कहते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है कि लेज़र फाल्ट लोकेटर लिख दें विजुअल फाल्ट लोकेटर की जगह पर। तो ये भी नाम है, इसका ध्यान रखिएगा। विजुअल फाल्ट लोकेटर और लेज़र फाल्ट लोकेटर दोनों एक ही आइटम है। और उसमें हम लोग विजिबल लेजर सोर्स का इस्तेमाल करते हैं और वही लेज़र बीम फाइबर में भेजी जाती है ताकि और कितने दूर तक भेजी जाती है, ये डिटेक्ट करने के लिए 5 किलोमीटर तक का अगर दायरा है, जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में अगर हमारा बीच में कहीं से अगर हम फाइबर चेक करना चाहें और 5 किलोमीटर का अगर वहाँ पर डिस्टेंस हो रहा है एक्सटेंशन, तो हम विजुअल फाल्ट लोकेटर की मदद से चेक कर सकते हैं। और ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि विजुअल फाल्ट लोकेटर कैन लोकेट द फाल्ट्स। अब उसमें से जैसे कोई भी ऑप्शन इसमें से हो सकता है कि ब्रेक को लोकेट करता है, ये मैक्रो बेंडिंग को लोकेट करता है, कनेक्टर के फॉल्ट को भी लोकेट करता है, और एंड टू एंड आइडेंटिफिकेशन यानी केबल कंटिन्यूटी हमारी है कि नहीं, कंटिन्यूटी मेंटेन है कि नहीं, और आप चेक कर सकते हैं कि हाँ फाइबर की जो हमारी कंटिन्यूटी और लाइट्स हैं वो कंटिन्यूसली हमें मिल रही है। या एंड पकड़ना है तो एंड को भी हम पकड़ सकते हैं कि जैसे पता नहीं होता कि 1 नंबर फाइबर है, 2 नंबर फाइबर है या 3 नंबर फाइबर है, तो हम लोग विजुअल फाल्ट लोकेटर के थ्रू किसी एक फाइबर में लाइट भेज के ट्रेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फाइबर है। नंबर के हिसाब से हम उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, 1 2 3 नंबर डाल सकते हैं।
तो पेयर जैसे पकड़ना होता है टोन देके, उसी तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि विजुअल फॉल्ट लोकेटर के थ्रू हम लोग लेज़र के सोर्स के माध्यम से फाइबर पकड़ सकते हैं कि कौन सा फाइबर है। इसलिए लिखा है टू फाइंड एंड टू एंड आइडेंटिफिकेशंस। चलिए आगे देखते हैं अभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर था विजुअल फॉल्ट लोकेटर अलाउ द यूजर टू विजुअली डिटेक्ट अ फाइबर फॉल्ट फॉर अप टू 5 किलोमीटर। और विजुअल फॉल्ट लोकेटर को हम लोग लेज़र फॉल्ट लोकेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये मैथ है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x² + 4x + 8 वेयर ax = -2। तो जब x की जगह पे हम वेरिएबल अगर -2 रखते हैं तो इस फंक्शन का ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे बिठा के देख लो, -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, फिर 4 × -2 -8 + 8 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आंसर है हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। विच सर्किट इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्काडा सिस्टम। तो स्काडा जाहिर सी बात है हम लोग रिमोट कंट्रोल सर्किट को के हिसाब से ही हम लोग स्काडा सिस्टम को इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। तो यहाँ भूलवाने के लिए देखो कैसे लिखा हुआ है, RC है, LC है, LR है, RLC है। तो हमारा ये जो RC सर्किट है, रिमोट कंट्रोल सर्किट, वो स्काडा इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड OFC लॉस। जनरल क्वेश्चन है ये कि OFC में लॉस पता करने के लिए हम लोग कौन सा मीटर या कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। तो वो है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, OTDR। अगला क्वेश्चन STTP से रिलेटेड है, जो हमने सबसे पहले दिन ये डिस्कस किया था कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसका पोर्ट नंबर 80 होता है वो किस लेयर में काम करता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो HTTP है वो एप्लीकेशन लेयर में काम करता है, FTP एप्लीकेशन लेयर में काम करता है, SIP सेशन लेयर है, बट अगर TCP/IP मॉडल के हिसाब से देखें तो वो एप्लीकेशन लेयर में काम करता है ना। तो HTTP के पोर्ट नंबर, FTP के पोर्ट नंबर, टेलनेट, TCP, जो भी हम लोग के प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं पोर्ट नंबर के ऊपर, टेलनेट है, STTP है, FTP है, DSCP है, DNS है, तो इनके पोर्ट नंबर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन जो है एम्पलीफायर गेन के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी किसमें, इक्वलाइजर एम्पलीफायर में, कि मैक्सिमम ट्रांस और रिसीव जो गेन है वो कितना सेट करना चाहिए। तो आप इक्वलाइजर एम्पलीफायर को स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि 20 dB गेन हम लोग सेट करेंगे। और इसको आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो टेलीकॉम हैंडबुक में है। टेलीकॉम हैंडबुक में इक्वलाइजर एम्पलीफायर के सेक्शन में जब हम जाएंगे तो ये आपको वहाँ पर एज इट इज़ मिलेगा। देखिए, इक्वलाइजर टाइप VF रिपीटर में मैक्सिमम ट्रांस एंड रिसीव गेन 20 dB सेट करके रखना होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन वहाँ पर पूछने की कोशिश की गई है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। यही सब क्वेश्चंस पैरामीटर ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछते हैं और हम लोग काफ़ी हद तक गड़बड़ कर जाते हैं। और इक्वलाइजर एम्पलीफायर जो टाइप के जो VF रिपीटर्स हैं वो हम लोग 45 to 50 किलोमीटर्स एवरी स्टेशन पर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल सिस्टम था वो 45 to 50 किलोमीटर पर प्लेस किए जाते थे। तो एवरी स्टेशन पर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इक्वलाइजर एम्पलीफायर को कन्वेंशनल वाले 45 to 50 किलोमीटर पर इंस्टॉल होते थे लॉसेस के हिसाब से। ये क्वेश्चन भी बहुत जनरल क्वेश्चन है, पहले भी हम लोगों ने इसको देखा है कि C/10 डिस्चार्ज रेट में 10 इंडिकेट्स करता है आवर्स को, है ना, घंटे को ये डिस्क्राइब करता है।
C/10 डिस्चार्ज रेट में 10 इंडिकेट्स द आवर। 22 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ऑन हुक कितना वोल्टेज रोसेट पर, रोसेट लिखा है, रोसेट लिखने का मतलब होता है लाइन, यानी लाइन पर कितना वोल्टेज मेंटेन रहता है ऑन हुक कंडीशन में, यानी हमारा जो रिसीवर के जो कैडल है वो ऑन हुक कंडीशन में है, HMT रखी हुई है, माउथपीस रखा हुआ है, तो उस केस में हमारा जो वोल्टेज होगा लाइन पर वो होगा 48 वोल्ट DC। और ऑफ हुक करेंगे तो 12 वोल्ट DC। तो आप फिलहाल के लिए आप ये याद रखिएगा, ऑफ हुक कंडीशन में 12 वोल्ट DC, 5 to 12 होता है, बट जनरली हमने लिटरेचर वगैरह में 12 वोल्ट ही देखा है, तो आप इसी को मान के चलें अभी। ड्यूरिंग ऑन हुक कंडीशन -48 वोल्ट यानी 48 वोल्ट DC, और ड्यूरिंग ऑफ हुक कंडीशन 12 वोल्ट DC। ठीक है, 22 नंबर हो गया हमारा क्वेश्चन। 23 हिंदी से रिलेटेड है, राजभाषा से संबंधित। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियाँ हैं? तो 3 उप समिति है, और द्वितीय उप समिति रेलवे के भीतर राजभाषा के कामकाज की समीक्षा करती हैं। तो 3 उप समिति में द्वितीय उप समिति रेलवे का निरीक्षण करती हैं। और उप समिति से संबंधित जो इतने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि 3 उप समितियाँ हैं, 10-10 की संख्याएं होती हैं, तो टोटल राजभाषा समिति में 30 लोग होते हैं, 10 राजभाषा से राज्यसभा से और 20 लोकसभा से। अब इससे बाहर इससे क्वेश्चन नहीं आता। स्प्लाइसिंग इज डन इन, देखो जनरल क्वेश्चन है, स्प्लाइसिंग OFC में करते हैं, ज्वाइंटिंग क्वाड में करते हैं, PIZF में करते हैं, और क्रिम्पिंग CAT 6 में करते हैं। 12 वोल्ट आर अप्लाइड अक्रॉस ए रेसिस्टर एंड ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। तो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन ओम्स लॉ के ऊपर है ना। V = IR। तो V = IR जब हम करेंगे तो उसमें हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 4 किलो ओम। आप इसमें चाहे तो चेक कर सकते हैं, V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो हमें R निकालना है ना। V/I कर देंगे तो R निकल आएगा, ये 4 किलो ओम आएगा। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आगे, R = V/I। तो V हमारा कितना दिया रहा है, 12 वोल्ट दे रहा है, और 3 मिली एम्पियर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है आप मिली एम्पियर है तो जो -3 है वो ऊपर चला जाएगा, 1000 बन जाएगा, तो = 4 किलो ओम हमारा आंसर होगा। 4 किलो ओम्स हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये उसके बाद अगला क्वेश्चन 26 नंबर, सुपर इम्पोज सर्किट डिराइव्ड फ्रॉम 2 suitably arranged pairs of wires is called phantom circuit, है ना। सुपर इम्पोज सर्किट डिराइव्ड फ्रॉम ए 2 suitably arranged pair of wires, फैंटम सर्किट हमारे इसी सॉकेट वगैरह में पहले डेवलप करते थे, फैंटम सर्किट्स बनाते थे। तो ये क्वेश्चंस उसी के संदर्भ में पूछा हुआ है, हूबहू ये लाइन आपको टेलीकॉम हैंडबुक में मिल जाएगा। यहाँ पर अब फैंटम लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो ये लाइन लिखी हुई है कि अ सुपर इम्पोज सर्किट डिराइव्ड फ्रॉम 2 suitably arranged pair of wires called side circuits. Each pair of wires is a circuit itself and at the same time acts as one conductor of the phantom circuit. तो ये क्वेश्चन हूबहू उठा के यहाँ दिया हुआ है। फैंटम सर्किट या साइड सर्किट, दो में से कोई भी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रेंटिस TCM3 एंटाइटल्ड 4 LFS दिया हुआ है। LFS का मतलब होता है लीव ऑन फुल स्टाइपेंड, मतलब स्टाइपेंडरी लीव है ये। तो जब वो कोई भी
लीव अगेंस्ट फुल स्टाइपेंड कह सकते हो, है ना। तो लीव अगेंस्ट लिखें हम, ज़्यादा अच्छा रहेगा। LFS, तो जैसे हम लोग LLP लेते हैं उसी चीज़ को जब हम अप्रेंटिस पीरियड में होते हैं तो वो उसको LFS बोलते हैं, है ना। तो उस केस में 16 मिलते हैं। जैसे हम सब लोग अप्रेंटिस में जब आए थे तो हमें 16 LLP दी जाती थी। तो यहाँ पर 16 की जगह पर 15 दिया है, 10 दिया है, 20 और 30 दिया हुआ है। अश्विनी, आप तो अप्रेंटिस 3 में आए थे, आपको कितना मिला था? 16 सर। 16 ही मिलता है। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन ही गलत है ना। तो यही चीज़ें हैं। कोई पूछ रहा है लेकिन कितना सटीक पूछ रहा है ये तो क्वेश्चन सेटर ही जाने। अप्रेंटिस 3 या हो चाहे हम लोग जैसे JEE SSC में जो भी लोग आते हैं उनको 16 ही मिलते हैं। LLP तो नहीं कहते उस टाइम में, क्यों? क्योंकि वो हम सब लोग स्टाइपेंड्स होते हैं, उस टाइम में हमें स्टाइपेंड्स मिलता है तो वो 16 ही होता है। हाँ, बाद में वो एडजस्ट हो जाता है जैसे ही सर्विस रेगुलर हो जाती है, तो बचे हुए जो 14 हमारे होते हैं LFS वो एज इक्वल टू जैसे LLP क्रेडिट होती हैं वैसे ही उसको LLP अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती हैं। तो रेगुलर होने के बाद रिमेनिंग 14 ईच विल बी एडजस्टेड एज LLP लाइक LLPs, है ना। उसको लीव एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। रिकैलकुलेशन शब्द इस्तेमाल होता है उसके लिए, रिकैलकुलेशन ऑफ द लीव्स। तो 16 अगर हमने खर्च कर दिए हैं तो बचे 14, वो 14 एडजस्ट होंगे। अगर 16 के 16 बचे हुए हैं तो 30 एडजस्ट होंगे। ठीक है। 28 नंबर है, SSP में कौन सा फ़ोन दिया जाता है? तो ये सबको पता है, TPC के संदर्भ में SSP इस्तेमाल होता है तो TPC फ़ोन, हाँ TPC फ़ोन ही हम लोग देते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये सिंपल है, हम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो जो a की वैल्यू होगी वो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो अगर सॉल्व करना पड़ता है, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये आपका 4 निकल के आएगा। तो फिलहाल आप इसको मार्क करके रख लो, आराम से सॉल्व करना। बट आंसर जो आएगा a = 4 आएगा। 29 नंबर है ना। इसको आप सॉल्व करना आराम से। तो मैथ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और JEE लेवल के लिए तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इतना दूर तक कोई सुनता नहीं पढ़ता नहीं। जो नेटवर्क एलिमेंट्स हैं हमारे नोड्स हैं, SDH का क्वेश्चन है ये, है ना। कि एक PRC में यानी एक प्राइमरी रेट क्लॉक जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें कितने नोड्स यानी कितने एनीज यानी नेटवर्क एलिमेंट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप याद रखिए 60 कनेक्ट कर सकते हैं। देयर शैल नॉट बी मोर देन 60 एनीज कनेक्टेड टू 1 PRC। तो ये हमारा 60 जो फिगर है वो यहाँ पर हम लोग फ़िलहाल के लिए नोट करके रखेंगे। SDH का क्वेश्चन है, थोड़ा अभी फ़िलहाल के लिए आपको याद ही रखना पड़ेगा। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य? तो 10 सदस्य, पहले क्लियर है। 31 नंबर हो गया आपका। 32 नंबर क्वेश्चन है किसी एम्पलीफायर में कौन सा फीडबैक इस्तेमाल होता है? तो हम लोग नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल करते हैं। 32 नंबर, नेगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड इन एन एम्पलीफायर। नंबर ऑफ कोर्स इन वन क्वाड, एक क्वाड में कितने कोर यानी कितने कंडक्टर्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं? तो 4। ये क्वेश्चन भी देखो अलग तरीके से पूछा हुआ है बट अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कोर्स इन वन क्वाड। 34 नंबर क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिजिक्स का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है? तो ये जो ऑप्शन दिया है लीनियर, इन्वर्स, पैराबोलिक और इन्वर्स स्क्वायर, उसके संदर्भ में आप अगर फॉर्मूला इसका देखेंगे वो = V/D, तो उसमें
हमारा जो रिलेशन निकल के आता है वो आता है लीनियर रिलेशन, है ना। माइनस प्लस चलता रहता है लेकिन लीनियर रिलेशन है, इन्वर्स नहीं है। 1/x जैसा कुछ होता तो इन्वर्स हो जाता। एक्सपोनेंशियल पैराबोलिक भी नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शंस भी नहीं है, वहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी नहीं है, इन्वर्स स्क्वायर भी नहीं है, लीनियर होता है वो, है ना। आप फार्मूला कभी देखेंगे तो मिलेगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपसी रिलेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, है ना। तो वो जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन है। वेफिल मक्स में स्टेशन आईडी कहाँ सेट होती है, ये हमने बहुत बार अलग अलग पेपर में सॉल्व किया हुआ है। नीम कार्ड में होता है और क्लॉक ट्रिब्यूटरी मॉड्यूल में होता है, ठीक है। तो स्टेशन आईडी का क्वेश्चन देखो, दूसरी या तीसरी बार पूछा गया है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, पीडीएच मल्टीप्लेक्सर कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट नंबर ऑफ वॉइस एंड डेटा चैनल्स। तो एक पीडीएच मल्टीप्लेक्सर में हम लोग 30 चैनल को हैंडल कर रहे हैं, तो 30 नंबर ऑफ वॉइस एंड डेटा चैनल्स होंगे। तो पीडीएस में मक्स में हम लोग 30 चैनल मिलता है, उसी चीज़ को यहाँ पे घुमा के पीडीएच मल्टीप्लेक्सर कह दिया। नेक्स्ट है, इन 30 चैनल पीसीएम सिस्टम, 30 चैनल पीसीएम सिस्टम में सैम्पलिंग जो पीरियड है हमारा वो होता है 125 माइक्रोसेकेंड, यानी एक जो हमारा फ्रेम का जो पीरियडिसिटी है, अवधि है, वो सैम्पलिंग पीरियड भी कहते हैं उसको हम लोग, और ये होगा 125 माइक्रोसेकेंड। ओके, सैम्पलिंग पीरियड लिखेगा, सैम्पलिंग टाइम लिखेगा, फ्रेम का जो पीरियडिसिटी पूछेगा, एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम कितने समय के बाद आएगा, तो वो आपका हो गया 125 माइक्रोसेकेंड। ये क्वेश्चन है, अ फुल एडर कैन ऐड। ये क्वेश्चन आपको रिसेट के मॉड्यूल में भी मिल जाएगा। फुल एडर कितने को जोड़ सकता है, कितने बिट को? 3 बिट को जोड़ सकता है, 3 बिट को जोड़ सकता है। बट इसका आंसर जो दिया गया था, इसमें जो जारी किया गया था एग्जाम के बाद, उसमें दिया गया था 2 बिट्स। हाफ एडर में 2 बिट होता है, फुल एडर में 3 बिट हम लोग ऐड एक साथ कर सकते हैं। हाफ एडर में 2 बिट्स। फुल एडर से टीए भी काउंट हो जाता है ना? हाँ, वो भी काउंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 3 बिट हो जाता है। तो हाफ एडर अगर पूछेगा तो 2 बिट्स, फुल एडर पूछे तो 3 बिट्स। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मतलब जिनका गलत हुए होंगे वो चैलेंज करें हैं, तो काफ़ी कुछ सही हो सकते हैं उनके, क्योंकि आंसर शीट मैंने देखा था काफ़ी गड़बड़ था। ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा ये आप लोग बस याद रखिए अभी के लिए, कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ एम्पलीफाइंग सिस्टम शैल नॉट बी वर्स देन 50 dB। 50 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में, है ना। 39 का सी है, समान परिस्थितियों में एम्पलीफाइंग सिस्टम का जो एसएनआर है वो 50 dB से खराब नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। F इक्वल्स टू एम ए पढ़ते हैं, और A इक्वल्स टू होता है V बाई टाइम, यानी V बाई वोल्ट पर वेलोसिटी पर सेकंड। तो मोमेंटम यहाँ पर आंसर होगा आपका। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाउ मैनी वॉइस चैनल्स आर देयर इन BRI, मतलब ये बियरर चैनल के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो हम लोगों ने बियरर चैनल के लिए पढ़ा हुआ है कि BRI में 2B प्लस 1D प्लस 1 OH होता है। तो इसमें जो B है
वो है बियरर चैनल या वॉइस चैनल। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा 2। डेटा चैनल पूछता तो 1 होता, लेकिन यहाँ पे वॉइस चैनल पूछा है, इसलिए हमारा आंसर होगा 2। 42 नंबर क्वेश्चन है एंड पॉइंट वोल्टेज ऑफ वर्ला बैटरी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके रखना। क्वेश्चंस नए तरीके में इस तरीके के आ सकते हैं। एंड पॉइंट वोल्टेज ऑफ वर्ला बैटरी इज 1.75 वोल्ट पर सेल होता है ना। और 2-3 चीज नोट कर लीजिए इसमें। वर्ला के लिए एंड पॉइंट वोल्टेज जो है वो 1.75 वोल्ट पर सेल है। अगर फ्लडेड सेल है, फ्लडेड लीड एसिड सेल है, तो होगा 1.85 वोल्ट पर सेल। यानी ये ऑप्शन है, ये होगा हमारे लिए फ्लडेड लीड एसिड सेल्स के लिए, है ना। तो इसके संदर्भ में ये भी याद रखिएगा, LA सेल्स या LA बैटरीज, मैं बैटरी लिख दूं क्योंकि पर सेल की बात हो रही है ना। तो फ्लडेड LA बैटरी में जो एंड पॉइंट वोल्टेज है वो 1.85 वोल्ट पर सेल होगा। वर्ला में 1.75 वोल्ट पर सेल होगा। अगर अल्कलाइन बैटरी कही जाती तो अल्कलाइन के केस में 1 वोल्ट होता है। अल्कलाइन बैटरी जो होंगी वहाँ पर ये वैल्यू 1 वोल्ट पर सेल होगा, है ना। तो 3 यहाँ पर पैरामीटर हम लोग याद रखेंगे जब एंड पॉइंट वोल्ट पूछा ही गया है। तो वर्ला के लिए 1.75 वोल्ट पर सेल, फ्लडेड लीड एसिड बैटरीज के लिए 1.85 वोल्ट पर सेल, और अल्कलाइन बैटरीज के लिए 1 वोल्ट पर सेल। और ये एंड पॉइंट वोल्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे भी चाहे तो एंड पॉइंट वोल्ट कहाँ मिलेगा, मैनुअल में है शायद, मैनुअल में या जो पावर सप्लाई का जो नोट्स है उसमें हम लोग इसको चाहे तो एंड पॉइंट को देख सकते हैं। मुझे मिला था कहीं, मैं एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा अभी। 1.7 वोल्ट, चलो अभी नहीं है ना। तो ये नोट्स में है, मेंशन है एंड पॉइंट वोल्ट। 1 मिनट इसमें एक बार देख लूँ जरा, मैनुअल में दिया है क्या। नहीं, पावर सप्लाई के नोट्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो, एंड पॉइंट वोल्टेज ऑफ वर्ला बैटरी 1.75 वोल्ट पर सेल, फ्लडेड लीड एसिड बैटरीज के लिए 1.85 वोल्ट पर सेल, और अल्कलाइन के लिए 1 वोल्ट पर सेल।